Hello students, in the last video we learned about types of crystalline solids. Okay, we learned that there are four types of crystalline solids and they are molecular solids. Molecular solids जो हैं आगे फिर तीन टाइप्स के हैं, पोलर, नॉन पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड. और सेकंड जो है वो है आयनिक सॉलिड्स, थर्ड आर मेटेलिक सॉलिड्स एंड फोर्थ आर कोवलेंट सॉलिड्स. कोवलेंट सॉलिड्स को नेटवर्क सॉलिड्स भी कहा जाता है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि वो जांट मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, जांट मॉलिक्यूल्स मतलब कि काफ़ी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो नेटवर्क बनाते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने आपको डायमंड के बारे में भी बताया था, उसका स्ट्रक्चर बताया था. तो वो काफ़ी बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, 3 डायमेंशनल, इसलिए इनको नेटवर्क सॉलिड्स भी कहा जाता है. तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. जैसे हम पढ़ रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, तो और हमने ये भी पढ़ा कि जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड को बनाने वाले, जब वो अलग अलग तरह से अरेंज होते हैं, अलग अलग तरह से उनकी लेयरिंग होती है या अलग अलग तरह से उनकी अरेंजमेंट होती है जब, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर देते हैं. और अगर स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती है. जैसे हमने सिंपल एमोफर्स और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है पार्टिकल्स की, और अमोफस सॉलिड में इरेगुलर या डिसऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है. तो क्योंकि हम मेन जो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी अगर अरेंजमेंट जो है तो रेगुलर ही, लेकिन वो रेगुलर अरेंजमेंट भी अलग अलग टाइप की हो सकती है. तो उस रेगुलर अरेंजमेंट के चेंज होने से, डिफरेंट टाइप के होने से किस किस टाइप के स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं वो हम समझेंगे. उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें क्लियर होनी चाहिए अबाउट द क्रिस्टल्स. ठीक है, तो उसमें जो पहला है वो है क्रिस्टल लैटिस, या फिर हम इसको स्पेस लैटिस भी कहते हैं. तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कभी फर्श बनते हुए देखा तो उस पर मार्बल लगाया जाता है या फिर उस पर टाइल्स लगाई जाती हैं. टाइल्स इस तरह से जब जोड़ दी जाती हैं, एक के साथ एक प्लेस की जाती हैं, ठीक है, तो आप देखते हो कि पूरे फर्श को वो कवर कर लेती हैं. तो अगर हम इन टाइल्स को, अब जो टाइल्स की अरेंजमेंट है ना, आप देखो कि मैं टाइल्स की अरेंजमेंट इस तरह से दिखा रही हूँ, लेकिन टाइल्स की अरेंजमेंट कुछ अलग तरह से भी हो सकती है, उसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगी. तो अब जो ये टाइल्स की अरेंजमेंट है, मान लो मैं हर टाइल पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट लेती हूँ जो कि सभी टाइल्स के लिए सेम जगह पर ही होगा. मान लो मैं इसका सेंटर ले लेती हूँ, ठीक है, हर टाइल का सेंटर पर मैं एक मार्क कर लेती हूँ, डॉट मार्क कर देती हूँ. और इसके बाद मैं क्या करती हूँ, मतलब ये जो मैं डॉट लगा रही हूँ, आप ये समझिए कि मैं टाइल के नीचे लगा रही हूँ, कि जब मैं टाइल को हटाऊँगी तो वो डॉट वहाँ पर रह जाएगी. ठीक है, और अगर अब मैंने यहाँ पर टाइल्स हटा दी, सॉरी, अब मैं ठीक है, मैं अब यहाँ पर टाइल्स जो हैं वो हटा देती हूँ, तो आप देखो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास सिर्फ ये डॉट्स रह जाएंगे. अब ये जो डॉट्स हैं ये एक्चुअल में क्या हैं, आप अब ये मत सोचिए कि हमने पहले टाइल्स रखी थी, उनके ऊपर हमने डॉट्स लगाई हैं और फिर टाइल्स को हटा दिया. आप ये सोचिए कि हमने स्टार्ट ही डॉट से किया है. आपके पास इस तरह से डॉट्स लगे हुए हैं. अब आपने क्या करना है, अब आपने इनके ऊपर टाइल्स रखनी है, क्योंकि टाइल्स जो हैं वो सभी सेम साइज़ की होंगी. तो जब आप इनके ऊपर टाइल्स रखेंगे तो आपको वो स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि जिससे हमने स्टार्ट किया था. लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा बता दूँ, हम जब टाइल्स रख रहे हैं तो हमें नहीं पता कि पहले कोई स्ट्रक्चर था या नहीं था. हमने पॉइंट्स के ऊपर टाइल्स को फिट कर दिया तो हमें ये स्ट्रक्चर मिल जाता है. तो ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिला हमें. जो फर्श है, हमारा जो फ्लोर होता है वो 2 डायमेंशनल होता है. ठीक है, वो एक प्लेन सरफेस है, 2 डायमेंशनल है, और ये इसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस. क्रिस्टल लैटिस हम इसको नहीं बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिस नहीं बोल रही हूँ मैं, इसको स्पेस लैटिस बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं क्रिस्टल की बात नहीं कर रही हूँ. ठीक है, अब ये किस टाइप से है, जो हमने डॉट्स लगाए थे इक्वल डिस्टेंस पर जो हमारे थे, ये डॉट्स एक, अगर आपने कभी कोई बिल्डिंग बनते हुए देखी हो या कोई मकान बनते हुए देखा होगा, तो आपने देखा होगा कि जब बाहर से प्लास्टरिंग की जाती है, दीवारों की प्लास्टरिंग की जाती है, प्लस्तर किया जाता है जब, या पेंट किया जाता है, तो वो जो लेबर होती है वो इस तरह से बैम्बूज लगाती है और उनको इस तरह से सेट करती हैं, और फिर उनके ऊपर वो अपने खड़े होने के लिए जगह बनाती हैं. इस तरह से सेट करके वो एक ढांचा सा बना लेती हैं जिसके ऊपर कि वो खड़े होकर पेंट करते हैं या फिर वो प्लास्टर करते हैं. ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा जो ये पॉइंट्स
हमें जो स्ट्रक्चर दे रहे हैं वो एक्चुअल में इसी तरह से ही हैं। ये एक हमारे पास ढांचा हमें मिल गया जिसके ऊपर की हम टाइल्स को रखकर पूरा फ्लोर तैयार कर सकते हैं। टाइल्स वाला फ्लोर हम तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बार दोबारा से ये बताना चाहूँगी, एक बार आप दोबारा से ध्यान दीजिए क्योंकि ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा क्रिस्टल होता है उसको वो कैसे उसके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है, किस तरह से उसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस अरेंज होते हैं, उसको समझने के लिए हमें क्रिस्टल लैटिस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्रिस्टल लैटिस से स्टार्ट ना करके हम स्पेस लैटिस की बात करते हैं। स्पेस लैटिस जो है वो 2D भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल भी हो सकता है। तो हम पहले 2 डायमेंशनल से समझेंगे कि आपके पास जो है आपने इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट्स लगाए हैं, ठीक है। और ये तब है जब आपके पास इक्वल साइज़ की टाइल्स हैं या कुछ भी है, ईंटें लगा लो, आपके पास ईंटें हैं, ठीक है। तो आप इन पॉइंट्स के ऊपर ये ईंटें जब रखते चले जाएंगे तो आपको ये इस तरह का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारा मिलकर, सभी पॉइंट्स मिलकर एक ढांचा तैयार करते हैं और उस ढांचे पर जब हम ईंटों को रख देते हैं तो हमारा एक स्पेस, हमारा एक प्लेन तैयार हो जाता है, प्लेन सरफेस तैयार हो जाती है जिसको कि हम स्पेस लैटिस कहते हैं, ठीक है। तो और ये इसके अंदर जो हमने ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स को हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। ये चीज़ें आपने, ये टर्म्स आपने बहुत अच्छे से याद करनी है। इनको हम लैटिस पॉइंट कहते हैं या फिर हम इन्हें लैटिस साइट कहते हैं। अभी मैं आपको 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बता रही हूँ, इसके बाद में आपको क्रिस्टल के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये क्या है, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट। और इसके ऊपर जो हम ये ईंटें या टाइलें रख रहे हैं, यहाँ पर मैं टाइल लिख देती हूँ, उसको टाइल और ब्रिक जो हम इसके ऊपर रख रहे हैं ताकि ये पूरा हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाए, इन्हें हम कह रहे हैं मोटिव, ठीक है। तो जब हम लैटिस साइड्स के ऊपर इन मोटिव्स को रख देते हैं तो हमारा एक पैटर्न बन जाता है, ठीक है। और ये मोटिव, अभी मैं 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस की बात कर रही हूँ, लेकिन जब मैं 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस की बात करूँगी या मैं बात करूँगी क्रिस्टल लैटिस की, तो वहाँ पर क्रिस्टल के अंदर ये मोटिव क्या होंगे, पॉइंट्स के हम ऊपर हम क्या रखेंगे, पॉइंट्स के ऊपर हम रखेंगे पार्टिकल्स को। और वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, हम जानते हैं कि सॉलिड को बनाने वाले पार्टिकल्स हैं एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मोटिव क्या होंगे, मोटिव होंगे पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये क्रिस्टल की जब हम बात करेंगे तो हम उसे स्पेस लैटिस भी कह सकते हैं और क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, वो डिपेंड करता है हमारे ढांचे पर, है ना। आपने जो पॉइंट्स लगाए हैं आप उन्हीं के ऊपर ही तो टाइलें रख रहे हो ना, आपने पॉइंट्स कैसे लगाए हैं उसी पर डिपेंड करता है कि आपका पूरा स्ट्रक्चर टाइलें रखने के बाद कैसा बनेगा। मान लीजिए आपने पॉइंट्स लगाए थे ऐसे, ठीक है, तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। आप अगर इनके ऊपर मान लो ईंटें रखते हैं या टाइलें रखते हैं तो आपका स्ट्रक्चर इस टाइप का बनेगा। और ये अगर सेंटर में नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ समझिए कि ये सेंटर में ही है हमारा लैटिस पॉइंट, ठीक है। ये हमारा इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अगर आपके जो लैटिस पॉइंट थे अगर वो इस तरह से थे, तो आपने जैसे दीवार बनते हुए देखी होगी, ईंटों को लगाया जाता है जब, तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, आपका स्ट्रक्चर इस टाइप का बनेगा, है ना। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारा स्ट्रक्चर डिपेंड कर रहा है कि हमारे स्पेस लैटिस के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो किस तरह से लगे हुए हैं, यानी कि हमारी लैटिस पर डिपेंड करता है। जो हमारा लैटिस होगा, ये अगर ये लैटिस है तो इस तरह का ढांचा बनेगा, अगर हमारा लैटिस चेंज हो जाता है तो हमारा इस तरह का ढांचा बनेगा। तो डिफरेंट लैटिस पॉइंट्स की अरेंजमेंट, तो मैं आपको यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट्स
different arrangement of lattice point gives different space lattice। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर लैटिस पॉइंट के अरेंजमेंट अलग अलग है तो हमें डिफरेंट टाइप के, ये मैंने 2 टाइप के बताए हैं और अलग टाइप के भी हो सकते हैं। आप अगर सोच सकते हैं तो आप उनको बनाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ लैटिस पॉइंट गिव डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेस लैटिसेस। ठीक है, तो अभी तक हमने बात करी है 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस की, लेकिन अब हम बात करते हैं यहाँ पर जस्ट मैंने ये 3D के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट है इसमें, उसके बारे में अब मैं डिस्कस कर रही हूँ। अब हम बात कर रहे हैं 3D स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। अगर आप एक क्रिस्टल को हाथ में उठाकर देखेंगे, आप शुगर का क्रिस्टल बड़ा होता है, आप उसको हाथ में उठाकर देख सकते हो, तो वो 3 डायमेंशनल है। वो एक स्मूथ सरफेस नहीं है, जैसे कि पेपर होता है वैसा नहीं है वो। ठीक है, जैसे आपके पास एक कार्डबोर्ड है, बहुत बड़ा कार्डबोर्ड है, वो क्या है, वो है एक प्लेन सरफेस, है ना, यानी कि वो है 2D। लेकिन अगर आपने उस कार्डबोर्ड को मोड़कर आपने उसको एक बॉक्स बना दिया तो वो आपका बन गया एक स्पेस, यानी कि आपका वो 3D बन गया, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, अब यह प्लेन नहीं रहा, प्लेन कार्डबोर्ड को आपने फोल्ड करके एक बॉक्स में कन्वर्ट कर दिया। कार्डबोर्ड वाज 2D सरफेस एंड बॉक्स इज 3D। ठीक है, तो इस तरह से ये, अब हम बात करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, जब हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो हमारे जो लैटिस पॉइंट्स हैं वो 2 डायमेंशनल नहीं है, वो 3 डायमेंशनल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इमेजिन करिए, अगर आपने कभी फ्रूट की रेहड़ी देखी हो एक, उसके ऊपर जो फ्रूट सेलर है, जो फ्रूट्स बेचने वाला है, वो संतरे या सेब या फिर आम, अगर जो कुछ भी है उसके पास, वो उनको किस तरह से अरेंज करता है, नीचे वो इस तरह से उनकी सेटिंग बिठाता है ना। मान लो ऑरेंज है तो वो उनको नीचे इस तरह से एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ये है 2D, है ना। अब इसके ऊपर वो सेट करता है, इसके ऊपर रखेगा, इसके ऊपर वो दूसरी लेयर बनाएगा ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, है ना। फिर उसके ऊपर वो तीसरी लेयर बनाएगा, वो तीसरी लेयर कैसी भी हो सकती है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनेगा ना उसका पूरा ऊंचा पिरामिड टाइप, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उसका 3D स्ट्रक्चर, है ना। तो आपने यहाँ पर, अब आप इमेजिन करो कि जो आपके लैटिस पॉइंट हैं वो इन संतरों के बीच वाले पॉइंट्स हैं। तो एक तो लेयर आ जाएगी नीचे, एक लेयर उसके ऊपर, ठीक है, एक लेयर उसके ऊपर। अब ये पॉइंट जो मैं लगा रही हूँ वो आप समझिए कि वो इनके ऊपर हैं। ठीक है, ऑरेंज वाले नीचे हैं और ब्लू वाले उनके ऊपर हैं। फिर और भी उसके ऊपर आ जाएगी थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर उसके ऊपर आ जाएगी। तो वो 3D लैटिस बन जाएगा हमारा। और अब उन लैटिस के ऊपर जो हमारे मोटिव्स हैं, मोटिव्स मीन यहाँ पर जब हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो मैं दोबारा याद दिला दूँ, मोटिव्स हमारे यहाँ हैं, लैटिस पॉइंट्स के ऊपर आएंगे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, जिनसे कि हमारा सॉलिड बना हुआ है। ठीक है, तो हमें एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा और जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं या पूरा क्रिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे कि किस तरह का स्ट्रक्चर, मोटिव कैसा हो सकता है और लैटिस साइट कैसी हो सकती है, लैटिस पॉइंट्स। और जब हम लैटिस पॉइंट्स के ऊपर मोटिव्स को रख देते हैं तो हमें कैसा अरेंजमेंट मिलेगा, वो उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये हमारी लैटिस है, ठीक है, ये पॉइंट्स लगे हुए हैं, लैटिस पॉइंट्स हैं, ये लैटिस है। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ लैटिस। लैटिस के अंदर लैटिस पॉइंट्स हैं या लैटिस साइट भी बोल सकते हैं आप। ये है हमारा मोटिव। ठीक है, मोटिव यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, एटम भी, आयन भी और मॉलिक्यूल भी। जब हमने इन लैटिस पॉइंट्स के ऊपर मोटिव्स को अरेंज किया तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है,
तो मोटिव का, हर मोटिव का, कोई भी मोटिव आप देख लो, उसका एनवायरनमेंट सेम है। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट होता है किसी भी, मैं अपना एनवायरनमेंट अगर बात करें तो मेरे आसपास वाला सारा स्पेस मेरा एनवायरनमेंट है। आप अगर अपने एनवायरनमेंट की बात करें तो आपके आसपास का सारा स्पेस आपका एनवायरनमेंट है। तो आप देखो, अगर मैं इस मोटिव को चुनती हूँ तो इसके चारों तरफ का इसके चारों तरफ क्या है? इसके चारों तरफ दूसरे मोटिव्स हैं। अगर मैं इस मोटिव को चुनती हूँ तो इस मतलब आप ये मान के चलो कि नीचे भी मोटिव रखे हुए हैं। ठीक है, आपने ये सोचना है कि हर लैटिस पॉइंट पर मोटिव है। तो बीच में किसी भी आप मोटिव को देखेंगे तो उसके चारों तरफ सेम मोटिव ही नज़र आएंगे, सिर्फ किसको छोड़कर? सरफेस को छोड़कर। सरफेस मीन्स जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री है उसको छोड़कर। ठीक है, जैसे बीच वाला संतरा होगा, अगर मान लो आपने संतरे की लेयर लगा दी है, ठीक है, और उसके बीच में आपने लगा दी सेब की लेयर, सेकंड लेयर, उसके ऊपर आपने फिर संतरे की लेयर लगा दी, फिर आपने सेब की लेयर लगा दी। तो अगर आप हर सेब को देखेंगे, चाहे सेकंड वाली लेयर में, चाहे फोर्थ वाली लेयर में, फर्स्ट और थर्ड लेयर में क्या है? ऑरेंज है, और सेकंड और फोर्थ लेयर में क्या है? एप्पल है। हमारे पास टोटल जो है 5 लेयर्स हैं। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में ऑरेंज है, सेकंड और फोर्थ में क्या है? एप्पल है। तो आप देखोगे कि हर एप्पल का एनवायरनमेंट सेम है, उसके चारों तरफ ऊपर और नीचे संतरे हैं और साइडों में क्या है? एप्पल है ना। लेकिन अगर आप सबसे ऊपर वाली लेयर को देखोगे, सबसे ऊपर वाली लेयर ऑरेंज की होगी, या सबसे नीचे वाली लेयर को देखोगे तो ऊपर वाली जो लेयर है उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, है ना। थर्ड वाली लेयर से ये दोनों लेयर डिफरेंट होंगी, फर्स्ट भी और फिफ्थ भी, क्योंकि फर्स्ट वाली लेयर के नीचे कुछ नहीं है, फिफ्थ वाली लेयर के ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन जो थर्ड वाली लेयर है उसके नीचे भी एप्पल है, ऊपर भी एप्पल है और साइड में उसके ऑरेंज है। तो डिफरेंट हो गई ना जो उनका एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए बताया है कि जितने भी मोटिव होंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, सिर्फ सरफेस वाले मोटिव को छोड़कर सभी मोटिव का एनवायरनमेंट सेम होगा। ओके, तो यहाँ पर अब हम कुछ मेन पॉइंट्स क्रिस्टल लैटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक क्रिस्टल लैटिस की करैक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। करैक्टरिस्टिक्स जो कि आप पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, जो अभी मैंने आपको सारा समझाया है वही इसमें आएगा। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है कि ईच पॉइंट, अब ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ईच पॉइंट इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि लैटिस, क्रिस्टल लैटिस का हर पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस, ठीक है, उसका हर पॉइंट क्या कहलाता है? लैटिस पॉइंट कहलाता है या लैटिस साइट कहलाता है। ओके, क्रिस्टल लैटिस में, इन क्रिस्टल लैटिस ईच पॉइंट, ईच लैटिस पॉइंट each lattice point represents a particle। ओके, यहाँ पार्टिकल आप समझ रहे हैं ना क्या होगा? एटम, मॉलिक्यूल या आयन। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज, अगर हम सभी लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमें पूरे लैटिस की एक ज्योमेट्री मिल जाएगी। ये हमारे लैटिस पॉइंट्स हैं, अगर हम इनको ज्वाइन कर दें सभी को आपस में, तो हमें ये ज्योमेट्री मिल गई ना, हमें ये जो अरेंजमेंट थी वो मिल गई। अगर मेरे लैटिस पॉइंट्स इस टाइप के थे तो आप अलग तरह की ज्योमेट्री आपको मिल सकती है। ठीक है, तो हमें ज्योमेट्री मिल जाएगी जब हम, ये मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया है। ठीक है, अगर हम लैटिस पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, ऑन ज्वाइनिंग
lattice points by straight line we get geometry of crystal lattice। ठीक है, ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोई भी क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर चाहे वो किसी भी क्रिस्टल की क्रिस्टल लैटिस है, ओके, चाहे वो नमक की है, चीनी की है या किसी मेटल की है। क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे हैं तो उसके सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हो जाएगी और उसके पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सबकी सेम रहेगी। ठीक है, तो अब ये तो हमने बात करी क्रिस्टल लैटिस की। अब हमें जो नेक्स्ट हमारा मेन इसमें जो सेकंड टर्म है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल ये है कि आपके पास एक बहुत बड़ा बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को आप मान लो कि ये आपकी क्रिस्टल लैटिस है, ये बॉक्स आपका क्रिस्टल लैटिस है। इसके अंदर हमारे क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या रखा होता है? क्रिस्टल लैटिस के अंदर रखे होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, अब पार्टिकल्स जब रखे हुए हैं तो हम एक छोटा 3D स्ट्रक्चर इसमें देखेंगे। पार्टिकल्स को रखने पर अलग अलग हमारे मान लो पार्टिकल्स रखे हुए हैं, अलग अलग प्लेस पर पार्टिकल्स रखे हुए हैं। ठीक है, तो जब हम उन अलग अलग प्लेसेस पर रखे हुए पार्टिकल्स हैं, इस तरह से जब हम उनको ज्वाइन करते हैं, थोड़ा ये इस तरह से, ठीक है, जब हमने पार्टिकल्स को रख दिया, यहाँ भी पार्टिकल्स है, फिर हमने इसको भी मिला दिया, ये भी मिला दिया हमने। ठीक है, तो इसमें हमने छोटे से छोटा 3 डायमेंशनल स्पेस देखना है, जिसको हम रिपीट करके अगर हम उसको उठा कर आगे बढ़ाते चले जाएं, उसको सरकाते चले जाएं, तो हमें पूरा का पूरा ये मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो वो सबसे छोटा स्पेस है वो है ये। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ तो मेरे पास ये वाला बन जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा, है ना। अगर मैं इसको फिर यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे ये एरिया मिल जाएगा। मतलब एक ही बॉक्स लिया था मैंने, यहाँ से स्टार्ट किया था सिर्फ, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट किया, फिर मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया, फिर मैंने इसको यहाँ शिफ्ट किया, और मुझे फाइनली ये पूरी की पूरी जो क्रिस्टल लैटिस थी वो मिल गई। ठीक है, तो ये जो छोटे से छोटा स्पेस है दैट इज़ नोन एज यूनिट सेल। क्या है यूनिट सेल? यूनिट सेल इज़ द smallest unit cell is the smallest part of crystal lattice। crystal lattice का सबसे छोटा पार्ट है which when repeated, जिसको हम बार बार रिपीट करें अगर, which when repeated again and again gives होल क्रिस्टल लैटिस। यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल सबसे छोटा पार्ट है क्रिस्टल लैटिस का, जिसको जब हम रिपीट करते हैं बार बार तो वो हमें पूरी क्रिस्टल लैटिस बना देगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया है। ये हमारी जो है, ये वाला जो हमारा पार्ट है ये हमारा यूनिट सेल था, और जब मैंने इसको बार बार आगे मैं इसको बढ़ाती चली गई तो मुझे क्या मिला? मुझे पूरी क्रिस्टल लैटिस मिल गई। ठीक है,
तो ये है हमारी यूनिट सेल। ओके, तो इसके बाद अब मैं यूनिट सेल जो है, यूनिट सेल भी अलग अलग तरह की हो सकती हैं। यहाँ पर मैंने आपको इस टाइप की यूनिट सेल, किस टाइप की यूनिट सेल बनाई है, यहाँ पर मैंने एक क्यूब टाइप की, क्यूबिक यूनिट सेल बनाई है ना। ये जो पूरा मैंने बनाया है वो क्या है, वो है क्रिस्टल लैटिस, और इसका जो पार्ट है, स्मॉलेस्ट पार्ट, वो क्या है, यूनिट सेल है वो। ठीक है, तो यूनिट सेल जो है, अगर आपको बताना है, आपसे कोई पूछता है कि यूनिट सेल क्या है, आपको कोई क्रिस्टल लैटिस दे देता है, ठीक है, और उसको देखकर आपको बताना है कि इसकी यूनिट सेल, या उसको देखकर नहीं बताना, आपको बताना है कि इसके, आप जानते हैं कि आपके पास कैसी यूनिट सेल थी और आपने उससे क्रिस्टल लैटिस बना दिया। तो यूनिट सेल अलग अलग टाइप की भी हो सकती हैं, जैसे कि हमने देखा, अगर हम लैटिस पॉइंट्स अलग अलग तरह से अरेंज करते हैं तो हमें अलग अलग स्ट्रक्चर मिलता है। अगर स्ट्रक्चर अलग अलग मिलेगा तो यूनिट सेल भी तो अलग अलग मिलेंगे ना, क्योंकि यूनिट सेल को जोड़ जोड़ कर ही तो हम पूरा क्रिस्टल लैटिस बनाएंगे, है ना। या मैं इसको दूसरी तरह से बताती हूँ आपको, आपने अगर लैटिस डिफरेंट बनाए हैं, उसके पॉइंट्स डिफरेंट लगाए हैं अगर आपने, ठीक है, तो आपको डिफरेंट टाइप की क्रिस्टल लैटिस मिलेंगी। और क्रिस्टल लैटिस में डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि उनके स्मॉलेस्ट पार्ट डिफ़र करते हैं, यानी कि उनकी यूनिट सेल डिफ़र करती हैं, क्योंकि हम उन्हीं यूनिट सेल को ही तो बार बार रख कर क्रिस्टल लैटिस का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आपको बताना है कि आपने कैसी यूनिट सेल से ये क्रिस्टल लैटिस बनाई है, तो आप क्या बताएंगे। यूनिट सेल की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उसके बारे में उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, तो वो आपको बतानी है। तो वो आपको ध्यान रखना है क्या होती हैं वो, उसकी यूनिट सेल की करैक्टरिस्टिक्स। कैसे आप बताओगे कि आपकी यूनिट सेल किस टाइप की है। ए यूनिट सेल इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मेनली 2 पॉइंट्स। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है डायमेंशंस। डायमेंशंस, या अगर मैं आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में सिंपल बोलूँ तो जैसे अगर ये यूनिट सेल है, अगर आपको किसी को क्लियर नहीं है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कम क्लियर होता है, तो मैं उनके लिए बता देती हूँ। इसके अलग अलग पार्ट्स मैं बताती हूँ आपको। ये जो है पूरा एक सरफेस, चाहे वो ये है, चाहे वो ये है, ठीक है, चाहे वो ये साइड वाली हैं, ये सामने वाली हैं, या पीछे वाली हैं, कोई भी हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जैसे माचिस की आप डिब्बी के बारे में सोच लीजिए, उसमें सारी सरफेस अलग अलग होती हैं, ऊपर और नीचे वाली डिफरेंट होती हैं, ठीक है, उन पर कुछ पिक्चर सी बनी होती है। जो 2 साइडें हैं अपोजिट, जहाँ पर कि हम माचिस की तीली को रगड़ते हैं, ठीक है, वो दोनों सेम टाइप की होती हैं, और बाकी बची 2 अपोजिट साइड्स जहाँ से कि हम माचिस की डिब्बी को सरका कर खोलते हैं। तो 6 साइड्स हो गई ना, उसके 6 प्लेन हो गई, 6 उसकी सरफेस हो गई, प्लेन सरफेस। और हर प्लेन सरफेस को हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं फेस। कितने फेस हो गए टोटल, 6 फेसेस हो गए। आप दोबारा से देखिए इसको, आप अगर आपको समझ नहीं आया अगर इसको, तो आप अपनी किसी बहुत मोटी सी बुक को उठाकर देखिएगा, और उसमें आप काउंट करो, सबसे ऊपर हाथ लगाओगे जो कि मेन कवर होता है, एक उसके बिल्कुल पीछे वाला यानी कि नीचे वाला पेज, ठीक है, 2 हो गए वो, जो मतलब कि फर्स्ट पे कवर है उसका और लास्ट कवर है जो, 2 हो गए। उसके बाद जहाँ से आप उसको खोलते हो, अपोजिट साइड हो गई दोनों, वो 2 वो हो गए, और एक ऊपर और एक नीचे वाला, ठीक है, जो उसकी बाउंड्रीज़ हैं बाहर वाली। तो 6 टोटल फेसेस होते हैं, ये है एक फेस। अब मैं इसको सिर्फ इतना ही बनाऊंगी, ये एक फेस है। ये जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स, सिर्फ मैं पॉइंट्स की बात कर रही हूँ। एक पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, और इसका प्लूरल है वर्टिसिस, ठीक है, एक है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स, और ये है फेस। ये जो है लाइन, ये वाली लाइन,
अगर आप इसमें टोटल काउंट करके आप देखिए कितने हैं, जब तक मैं इसके बारे में लिखती हूँ ये क्या है, आप काउंट करो कि ऐसी लाइन कितनी है इसमें, इसको बोलते हैं एज। आप काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे टोटल 12 एज हैं। और वर्टेक्स कितनी है, टोटल 8 वर्टेक्स हैं। फेसिस कितने हैं, फेसिस 6 हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, स्पेशली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से जो करैक्टरिस्टिक्स हैं यूनिट सेल की। ठीक है, तो पहला जो हमें बताना होता है यूनिट सेल के बारे में वो होता है उसकी डायमेंशंस। डायमेंशन का मतलब यहाँ पर हम कह रहे हैं एजेस। ठीक है, अगर आप क्यूब की बात कर रहे हो मैथ में, जब आप क्यूब की बात करते हो तो क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम सिंपली साइड भी कह सकते हैं उसको, या हम उसको एज भी कह सकते हैं, है ना। और लेकिन अगर हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, क्यूबॉइड मतलब हिंदी में हम उसको क्या कहेंगे, घनाभ। ये घन और ये घनाभ। अगर क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो उसमें सभी साइड्स इक्वल नहीं होते हैं, तो हम उनको क्या कैसे लिखते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, है ना। तो आपको मेनली अब बताना क्या है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। अगर क्यूब है तो लेंथ विल बी इक्वल टू ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू हाइट, है ना। और बाकी सब में कोई दो भी इक्वल हो सकती हैं, या कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी इक्वल नहीं है। तो आपको पहली चीज़ क्या बतानी है, पहली चीज़ आपको बतानी है डायमेंशंस। ठीक है, और सेकंड थिंग क्या है, आपको सेकंड थिंग बतानी है एंगल्स बिटवीन एजेस। ओके, जैसे हम जो डायमेंशंस हैं, डायमेंशंस को हम लिखते हैं ए बी सी, ये आप याद रखना। डायमेंशंस को हम ए बी सी से दिखाते हैं, और एंगल्स को हम दिखाते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा। अगर आप अल्फ़ा को ए से, बीटा को बी से और गामा को सी से रिलेट कर लोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर एक यूनिट सेल, ताकि आपको मैं दिखा सकूँ कि अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है। ए बी सी तो आप किसी को भी ले सकते हो। ए बी सी में आपको ध्यान रखना कि एक लेंथ, एक ब्रेड्थ और एक हाइट है। तो उसके लिए एक पॉइंट चुन लेते हैं हम, ये वाला पॉइंट चुन लेते हैं, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसमें आपने 3 लेनी है, एक ये, इससे निकलती हुई 3 साइड है ना, ये तीनों लेनी है। किसी को भी ए बी सी बोल दो आप। ठीक है, ये हमने लिख दी ए, ये हमने लिख दी बी, और ये हमने लिख दी सी। ठीक है, ए बी सी हमने ये लिख दिया है। वैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब आप मैथ में पढ़ते हो तो मैथ में हम लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट लेते हैं। तो ये क्या होती है, ये होती है हाइट। तो इसको हम लेते हैं सी, और यहाँ ए और यहाँ बी। ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप मैथ वाले स्टूडेंट्स उसको मैथ से रिलेट कर सकें। अब आपने देखना है कि जो ए वाली साइड है, ए साइड जो है उसके सामने वाला एंगल, ये जो बी और सी में है, उसको हम बोलते हैं अल्फ़ा। ठीक है, बी के सामने वाला, बी क्या है, ये ए के सामने वाला एंगल ये है अल्फ़ा। बी के सामने वाला एंगल यानी कि ये है बीटा, और सी के सामने वाला एंगल यानी कि ये है गामा। तो जब भी आप यूनिट सेल के बारे में बताओगे कि आपकी यूनिट सेल कैसी है, तो आप एक तो बताओगे कि उसकी एजेस के बारे में, ए बी और सी क्या ये तीनों इक्वल हैं, या ए और बी इक्वल हैं, ठीक है, और सी के इक्वल नहीं है ये, या फिर ए और सी इक्वल हैं और बी के इक्वल नहीं है, या ए इक्वल नहीं है लेकिन बी और सी इक्वल हैं, या ए बी सी तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप कोई भी इसमें से ले सकते हो, या तो तीनों इक्वल हैं, ठीक है, या कोई भी दो इक्वल है और तीसरी इक्वल नहीं है, या कोई भी इक्वल नहीं है। एक तो आपने डायमेंशंस के बारे में बताना है, एजेस के बारे में बताना है यूनिट सेल के बारे में बताते हुए, और दूसरा आपने उनके एंगल्स के बारे में बताना है, एंगल्स बिटवीन एजेस, अल्फ़ा, बीटा, गामा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने साइड्स बताई हैं कि क्या तीनों एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ इक्वल नहीं बताना है एंगल्स के केस में, आपको ये भी बताना है कि वो कितने हैं, 90 डिग्री हैं, और या तो 90 डिग्री होंगे वो, ठीक है, या 90 से ज़्यादा होंगे, या 90 से कम होंगे, जो भी है वो आपको बताना है। इस तरह से हम
अलग अलग यूनिट सेल के बारे में बात कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखोगे तो आपको डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स मिली, इस तरह से भी हो सकती है जिनमें कि एंगल 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। एक ऐसी भी हो सकती है जिसमें आपको ऐसे क्यूब टाइप से, ये हमने स्क्वायर बनाया है, ठीक है। तो स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती है ना, तो हम इसको ए और ए लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों अलग अलग साइज़ की अगर आप देखो ए और बी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ सभी एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से इनको करेक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ प्लेन के बारे में बताया है, लेकिन हमारा एक्चुअल कैसा होता है, हमारा एक्चुअल इस तरह से होता है, ओके। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। आप इसको अच्छे से करिए, क्योंकि अगर आपको क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल समझ आएगा तो ही आप आगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के बारे में जान पाएंगे और किस टाइप से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो ही आप जान पाएंगे। क्रिस्टल लैटिस को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड की अरेंजमेंट कैसे होती है, किस तरह से उनकी पैकिंग होती है, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है तो कैसे पार्टिकल्स अरेंज होते हैं और एक पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाते हैं, उसको समझने के लिए क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल का समझ में आना बहुत ज़रूरी है, ओके।